हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लाइफ इज़ लाइक ए प्ले, इट्स नॉट द लेंथ बट द एक्सीलेंस ऑफ द एक्टिंग डेट्स मैटर। हम सभी के पास लिमिटेड टाइम है, तो आप इसे किस तरह यूटिलाइज़ करते हो ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। आज की वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि प्रोजेक्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट इज़ डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ टास्क डेट मस्ट बी कम्प्लीटेड टू अटेन ए सर्टेन आउटकम। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके अपने दिमाग में आउटकम आता है। जैसे आप किसी पेपर की तैयारी करते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके दिमाग में सर्टेनली सबसे पहले तो यही वाली चीज़ आई होगी कि हाँ, नौकरी लगने के बाद मुझे ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हम हमेशा यही करते हैं। जैसे श्री कृष्ण गीता में कहा था कि ना कभी भी हम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, पहले फल की इच्छा करते हैं, उसके बाद हम अपना कर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हम डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम उसका आउटकम डिसाइड करते हैं कि हम मुझे इसमें से क्या प्रोडक्ट मिलने वाला, क्या क्वालिटी और क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाली। अब कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो हमें कंफ्यूज करते हैं प्रोजेक्ट और ऑपरेशन के बीच में। प्रोजेक्ट क्या होता है, एक टेम्प्रेरी होती है। ये जो चीज़ है सर्टेन टाइम लिमिट इसका फिक्स होता है, 6 मंथ के लिए या फिर 1 साल के लिए, 5 सालों के लिए, इस तरह डिवाइडेड होता है। मेगा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है। लेकिन जो ऑपरेशन होता है वो ऑनगोइंग होता है और रिपीटेटिव नेचर्स होता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मुझे कहीं पे पावर प्लांट इंस्टॉल करना है, तो वो मेरा एक प्रोजेक्ट हो जाएगा जहाँ पे मैं पावर प्लांट बिल्डअप कर रही हूँ। लेकिन उसके इंस्टॉलेशन के बाद जो मेंटेनेंस या ऑपरेशन वहाँ पे चलेंगे, वो आप ऑपरेशन में ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसेस होगी आफ्टर द इंस्टॉलेशन की, हाँ वो कंस्ट्रक्शन के बाद जब पावर प्लांट स्टार्ट होगा तो उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस होगी वो रिपीटेटिव होगी। आपको पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे ये वाली चीज़ होने वाली है। तो ऑपरेशन क्या होता है, ऑन गोइंग और रिपीटेटिव होता है। सेकेंड चीज़ होती है कि प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में रिस्क सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि इसमें पर्टिकुलर कौन सा सीक्वेंस होगा। हम नहीं जानते कि इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। हम सिर्फ इमेजिन करते हैं और एक तरह का आइडियाज़ जनरेट करते हैं। तो स्टार्टिंग फेज में रिस्क सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। लेकिन ऑपरेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिपीटेटिव है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस सीक्वेंस पे क्या डिफ़ॉल्ट आने वाले हैं। तो रिस्क इज़ नॉट हाई ड्यू टू द रिपीटेटिव नेचर। थर्ड डिफरेंस होता है डिफिनिट एंड एंड स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि इसका एक लिमिटेड टाइम आपको गिवन है। मैंने कह दिया कि आज जुलाई में मुझे ये पावर प्लांट स्टार्ट करना है, दिसंबर तक इट में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आज से 2 साल बाद, 2.5 साल बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो एक डेफिनेट एंड और स्टार्टिंग देनी होती है आपको इसकी। लेकिन ऑपरेशन की केस में क्या होता है, डोंट हैव ए डेफिनेट एंड। देन प्रोजेक्ट के केस में क्या होता है, रिस्क आर इवेल्यूटेड कंटिन्यूसली। आपको क्या करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना पड़ता है कि क्या अनसर्टेनिटी आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, और अगर ये रिस्क इन्वॉल्व हो गया, व्हाट इफ एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर ये चीज़ हो गई तब आप क्या करोगे, इंस्टेंट एक्शन क्या होना चाहिए। ऑपरेशन के केस में क्या होता है, रिपीटेटिव होने के कारण आपको ये पता होता है कि इस सीक्वेंस पे ये वाले डिफ़ॉल्ट आने वाले। तो अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हो, कोशिश ये रहती है कि मिनिमम टू मिनिमम रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व हो। सेकंड चीज़ जो कंपटीशन में पूछा जा सकता है वो हो सकता है एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट। पहला एलिमेंट है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। स्पॉन्सर से तो आप पहचान गए होंगे, जो इन्वेस्टमेंट लगाता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया, अपना विजन क्लियर रखा है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से ये इंडस्ट्रियल आउटकम होने वाला है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट चार्टर को प्रिपेयर करते हैं। सारे जो टीम मेंबर्स होते हैं, अपने जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं, या जो इनके आगे फर्दर जहाँ पे इन्हें ये प्रोजेक्ट को बेचना है, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करना है, तो वो पूरा का पूरा अपने माइंड में ही वो आइडियाज़ जनरेट करते हैं कि इनके प्रोजेक्ट का ये आउटकम होना चाहिए, इतनी इसकी फाइनेंस वगैरह, ये सारी जो चीज़ें वो कौन प्रिपेयर करता है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। सेकेंड पर्सन होता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स वो पर्सन होते हैं जो इस प्रोजेक्ट से पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पेक्टेड होते हैं, यानी जिनकी लाइफ पर इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। थर्ड है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब कोई भी प्रोजेक्ट है वो सब डिवाइडेड कर दिया गया है उनके फेज़ के अकॉर्डिंग। ये है फॉर एग्जांपल इनिशिएशन, डिज़ाइन फेज़, एग्जीक्यूशन फेज़ एंड लास्ट वन होता है क्लोजिंग फेज़। फिर मैंने प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में तो आपको बता ही दिया है। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर क्या होता है, इनिशिएशन टाइम पे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है कि उसका क्या विज़न है इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्या आउटकम उसे चाहिए। देन आता है प्रोजेक्ट मैनेजर।
प्रोजेक्ट मैनेजर वो इंसान है जिसके ऊपर इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी होती है, जिसके कंधों पर। यही क्या करता है, इनिशिएशन से लेकर क्लोजिंग फेज तक इस पूरे प्रोजेक्ट को विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ये पूरा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग कंप्लीट करे अपने टास्क को। उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर की। ये जो रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी, ये सारी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। जितने भी इसके टीम मेंबर्स हैं उनकी नॉलेज स्किल्स का यूज़ करता है। देन नेक्स्ट आता है पैरामीटर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो टाइम, विद इन द टाइम लिमिट हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। सेकंड चीज़ स्कोप, इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कौन से कस्टमर इसके, ये इंडियन कस्टमर से, फॉरेन कस्टमर से, क्या इकोनॉमिक वैल्यू है इस प्रोजेक्ट की, वो डिसाइड होता है स्कोप से। थर्ड चीज़ होती है कॉस्ट मॉनेटरी वैल्यू होती है, जो फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। जैसे आपका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, आपने जितना इन्वेस्टमेंट लगाया इस प्रोजेक्ट में, आपको उसे कितना पेबैक पीरियड, मतलब कितने टाइम के अंदर आपका वो रिटर्न हो जाएगा। फोर्थ वन होती है क्वालिटी होती है डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमने सर्टेन उसका क्राइटेरिया फिक्स किया होता है कि ये इस बेंचमार्किंग करते या कंपेयर करते उसी टाइप के सिमिलर प्रोडक्ट्स से अपने प्रोडक्ट को, कि उसमें ये फीचर्स होने चाहिए। फर्स्ट है ट्रिपल कंस्ट्रेंट, जिसमें क्या होता है, ये चारों पैरामीटर्स होते हैं और चारों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंड वन है द डायमंड कंस्ट्रेंट, जिसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है एक्सपेक्टेशन किसकी होगी, कस्टमर्स की। ऑब्वियसली जो ये प्रोजेक्ट यूज़ करने वाला है उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी। नेक्स्ट वन आता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोजेक्ट को उसके फेजेस के अकॉर्डिंग सब डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट में। फर्स्ट वन है इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इनिशिएशन में आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो उसकी प्रोजेक्ट की नीड को, उसके स्कोप को एंड उसमें काम आने वाले रिसोर्सेज को। इनिशिएशन प्रोजेक्ट में ही हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर और फेज ओनर को अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर गो और नो गो डिसीजंस भी किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के कौन कौन से फेज होने चाहिए, प्रोजेक्ट में क्या, इसमें कितने रिसोर्सेस लगने चाहिए, कितना फाइनेंस इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सभी आता है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इसका आउटकम क्या रहेगा, तो इस फेज़ का आउटकम होता है प्रोजेक्ट चार्टर, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के थ्रू। देन सेकंड फेज़ आता है प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसका आउटकम क्या होता है, डिटेल प्रोजेक्ट। अब आप इसमें क्या करते हो कि प्रोजेक्ट का शेड्यूल डिज़ाइन करते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, मार्केट एनालिसिस किया जाता है, मार्केट सर्वे, ये जितने भी हमारी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट को आगे कैसे कंटिन्यू करना है, ऑनगोइंग इस प्रोजेक्ट में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आने वाली है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है। एक तरह से ये जो फेज़ होता है यहाँ पर हम लोग आइडियाज़ जनरेट करते हैं, हमारे पास जितने भी टीम मेम्बर्स हैं उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज को यूज़ करते हुए। तो इसका आउटकम क्या हो जाएगा, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, ये एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं या स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट तैयार करते हैं। थर्ड जो फेज़ होता है उसमें जो इंटेंसिटी होती है एक्टिविटीज़ की वो सबसे हाईएस्ट होती है, यानी यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे लीड रोल रहता है। अब वो क्या करते हैं, आपने यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ में जितने भी आइडियाज़ जनरेट किए हैं उन सबको फिजिकल शेप दी जाती है, मतलब जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका फिजिकल शेप तैयार किया जाता है। यहाँ पे क्या की जाती है, एक्टिविटीज़ हो जाती है, रिसोर्सेज इशू कर दिए जाते हैं, टीम मेंबर्स सभी अपने काम में लग जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन होता है क्लोजिंग द प्रोजेक्ट। अब बिफोर द क्लोजिंग हमने क्या किया, जो भी हमारा प्रोडक्ट मिला या जो भी हमारा आउटकम हुआ हम उसे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी फीचर्स स्पेसिफिकेशन हमने एक्सपेक्ट की थी, क्या वो हमारा प्रोडक्ट उस लेवल पे आया या नहीं आया, वो वाली टेस्टिंग होती है। और जब ये टेस्ट रिजल्ट हमारे पॉजिटिव आउटकम आते हैं तब हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं प्रोजेक्ट। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देता है अपने कस्टमर तक। नेक्स्ट चीज़ आती है प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है जो प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी को चेक करता है। प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए 6 फैक्टर्स होता है। पहला आता है टेक्निकल अप्रेजल, सेकंड मार्केट अप्रेजल, थर्ड होता है फाइनेंशियल अप्रेजल, फोर्थ इकोनॉमिक अप्रेजल, फिफ्थ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड सिक्स्थ वन होता है एनवायरनमेंट एनालिसिस। जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमें कितने टाइम लिमिट तक हमें वापस आएगा, जो हमारी मनी की अभी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, वो फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, वो सारे एनालिसिस किए जाते हैं। फर्स्ट मेथड होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम में आपकी इसके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है या फिर वो इसे थ्योरेटिकल भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ARR क्या होता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिडक्शन अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द प्रोजेक्ट लाइफ। सेकंड चीज़ होती है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था
ये क्या होता है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कितने सालों में दोबारा रिटर्न हो जाएगा वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन में कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो। थर्ड वन होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, जो आपकी टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करता है। अभी हमारी जो मनी की टाइम वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, वो आफ्टर द इन्फ्लेशन या रिस्क इन्वॉल्वमेंट के कारण क्या हो जाता है, फ्यूचर में कम हो जाती है, डिप्रिशिएशन आ जाता है उसमें। तो यहाँ पे दो मेथड यूज में लेते हैं। फर्स्ट वन होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो आपका क्या करता है, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स। मतलब अगर पावर प्लांट मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया है तो 5 साल बाद या 6 साल बाद उसकी मनी की कितनी वैल्यू हो जाएगी वो फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। तो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स अपॉन में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट आर की पावर क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ईयर। सेकेंड होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR, जो यहाँ पे आर है, इंटरेस्ट रेट है। ये क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट को। देन नेक्स्ट आता है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब आप ये पूछेंगे कि अगर मैंने प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं क्यों उसे समाज सेवा की तरफ देखूँ, मतलब मैं ये एनालिसिस क्यों करूँ कि सोशल कॉस्ट मेरे प्रोजेक्ट का लोगों की लाइफ स्टाइल पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, मुझे ये चीज़ करनी क्यों है। तो सबसे पहली बात, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी कंट्री की रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप मानते हो ये बात कि आप अपना पैसा लगा रहे हो, लेकिन उस कंट्री की रिसोर्सेज को तो आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ से उस कंट्री के सिटीजन्स को क्या बेनिफिट मिलना है वाला, ये वाली चीज़ हम इसके अंदर एनालिसिस करते हैं। इट इज़ डन फॉर फाइंड आउट द प्रोजेक्ट वाइबिलिटी टूवर्ड्स द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। मतलब नेशन की जो GDP है वो कैसे चेंज हो रही है, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो रही है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सब एनालिसिस किया जाता है। इसके दो मेथड होते हैं, फर्स्ट वन है यूनिटो मेथड एंड सेकंड होता है लिटिल मिलनेस मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं, LM मेथड। अब इस एनालिसिस का एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि अगर मुझे कहीं लोन के लिए अप्लाई करना हो या फिर उस कंट्री के किसी भी गवर्नर या फिर वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी उनसे बात करनी हो, तो मैं अपना सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उन्हें दिखा सकती हूँ कि हाँ, मेरे प्रोजेक्ट से आपकी कंट्री को या आपके यहाँ के लोकेशन को ये बेनिफिट होने वाला है। यूनिटो मेथड क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। It measure cost benefit in terms of domestic price. It is used for calculation of financial profitability of the project measured at marketplace. अब यहाँ पे ध्यान देने लायक ये वाली चीज़ है कि क्या कर रहा है, कॉस्ट बेनिफिट को डोमेस्टिक प्राइस के कंपैरिजन में मेजर कर रहा है। एंड सेकंड चीज़, यहाँ पे शेडो प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है। अब आप पूछेंगे कि शेडो प्राइस क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्रॉक्सी वैल्यू होती है, मतलब उसके जो प्रॉक्सी प्राइस होता है वो होता है आपका शेडो प्राइस। ये मार्केट वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, या फिर उसकी इक्वल भी हो सकती है। मतलब हम एक तरह का तुक्का लगाते हैं कि हाँ, इस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस होनी चाहिए। नेक्स्ट मेथड होता है लिटिल मिलनेस मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं, LM मेथड। अब ये क्या करता है, इट मेजर कॉस्ट एंड बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल प्राइस, बॉर्डर प्राइस। यूनिडो और LM में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। यूनिडो ने क्या किया था, डोमेस्टिक प्राइस में कैलकुलेट की थी वैल्यू, लेकिन यहाँ LM मेथड में क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्राइस में हम कंपेयर कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, इट मेजर्स कॉस्ट एंड बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ अनकमिटेड सोशल इनकम। स्टैंडर्ड वेज रेट की अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो वो कैसे होगी, C-1/S C-M, जहाँ पे C क्या रिप्रेजेंट करता है, एडिशनल रिसोर्सेज डिवोटेड टू कंजप्शन, 1/S सोशल वैल्यू ऑफ ए यूनिट ऑफ कंजप्शन सो कमिटेड, C- क्या हो जाएगा, कंजप्शन ऑफ वेज अर्नर, एंड M मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेज अर्नर। नेक्स्ट चीज़ आती है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट चार्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है वो किसी भी प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होती है उसके एग्जीक्यूशन का। ये फाइनल जो अप्रेजल रिपोर्ट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, ये कौन करता है, स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज होती है वो इसे प्रिपेयर करती है। वो इसमें क्या क्या इंक्लूड करती है, मार्केट प्लानिंग, इक्विपमेंट एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, लेआउट ऑफ द प्रोजेक्ट, मटेरियल बैलेंस, और इसका इकोनॉमिक जितने भी हमने इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया था वो सारी इसके एलिमेंट्स होते हैं। मतलब DPR आपको अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट का DPR पढ़ते हो तो आपको टोटली इस प्रोजेक्ट के बारे में कंक्लूजन पता चल जाता है। नेक्स्ट चीज़ है प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर किसी भी प्रोजेक्ट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये प्रिपेयर कौन करा, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करा। और कब किया जाता है, इनिशिएशन फेज होता है। अब ये क्या, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, टाइम, पीपल जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये क्यों बनाया जाता है, इट डिफाइन द रीजन ऑफ अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट चीज़ आती है इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इंडिकेटर। अब उन्होंने क्या, इंडियन सोसाइटी ने क्या किया है, अपने कुछ इंडिकेटर्स बनाए जिसमें वो इसका इकोनॉमिक एनालिसिस करती है प्रोजेक्ट का। फर्स्ट है इसका इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न, क्या मेजर करता है वो, इट मेजर द रेट ऑफ रिटर्न टू द सोसाइटी। सेकेंड आता है डोमेस्टिक रिसोर्सेज
कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं DRC, ये मेज़र करता है द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, वैल्यू एडेड एट द डोमेस्टिक प्राइस मल्टीप्लाई विद एक्सचेंज रेट अपॉन में क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड एट द वर्ल्ड प्राइस। अब ये क्या मेज़र करता है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हो, बाहर फॉरेन एक्सचेंज करते हो, तो उसके लिए आपको कितना डोमेस्टिक रिसोर्सेज खर्च करना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन करता है। नेक्स्ट वन आता है इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। ये क्या मेज़र करता है, नेट प्रोटेक्शन ऑफर्ड टू द डोमेस्टिक प्रोजेक्ट। अगर मैं सारे टैक्स को डिडक्ट कर दूँ, जितने भी मेरे गवर्नमेंट को मैंने जितने भी टैक्स पे किए हैं, जितना भी टैरिफ प्लान पे किया है, उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट में कितनी नेट प्रोटेक्शन मिल रही है मुझे, वो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होती है। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वैल्यू एडेड एट द डोमेस्टिक प्राइस माइनस वैल्यू एडेड एट द वर्ल्ड प्राइस अपॉन में क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड एट द वर्ल्ड प्राइस। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रिस्क। अब किसी भी चीज़ में रिस्क तो इन्वॉल्व होगा, और जब मैं कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ तो इसमें रिस्क की इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है। इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद ए प्रोजेक्ट एंड एनालाइज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ देम। दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आया होगा कि रिस्क पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे डाल सकता है प्रोजेक्ट में। अगर कोई ऐसा चेंज हो जो आपको अपने प्रोजेक्ट में करना पड़े, जिसकी वजह से आपको क्या नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, तो वो आपका रिस्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिस्क हो जाएगा। देन नेगेटिव रिस्क क्या होता है, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ लॉस फेस करना पड़ा हो। क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं रिस्क एनालिसिस के लिए। फर्स्ट टेक्निक होती है सेंसिटिव एनालिसिस, मतलब व्हाट इफ एनालिसिस। अगर मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट बीच में रुक गया एट द मिड टाइम, तो मैं क्या करूँगी, मतलब इस टाइप के हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं और उसके बेस पे हम लोग उस केस के लिए प्रिपेयर करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट रुक गया या फिर ये मैन मटेरियल कुछ भी रिसोर्सेस लेक डाउन हुआ, तो उस सिचुएशन में हम क्या डिसीजन लेंगे। वो सेकेंड चीज़ आती है सिमुलेशन एनालिसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, मोंटे कार्लो मेथड। ये क्या शो करता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में किसी भी पैरामीटर की वजह से क्या चेंजेस आएगा, वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। थर्ड वन होता है ब्रेक इवन एनालिसिस, फोर्थ डिसीजन ट्री एनालिसिस एंड फिफ्थ होता है गेम थ्योरी। नेक्स्ट अब आते हैं हम क्वेश्चन सेशन में। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, ESE 2018 का। स्टेटमेंट फर्स्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज इसेंशियल द प्रोसेस टू प्लान इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू प्री डिटरमाइन द पीरियड वाइज नीड ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फंड एंड पर्सोनल। गिव द चॉइस ऑफ टोटल ड्यूरेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। पहले स्टेटमेंट ने तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे दी। सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑफ द 4 डायमेंशन नॉट डेनिंग डेट देयर कैन बी सम मोर ऑफ ए प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्कोप, cost, time and quality. Only any 2 can be pre-assigned. Other have to abide by these 2 prescriptions. आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअल ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। सी ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। एंड ऑप्शन डी है स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फेज गिव्स द मैक्सिमम सेल। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस एंड ग्रोथ, ऑप्शन सी मैच्योरिटी एंड ऑप्शन डी डिक्लाइन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ए प्रोजेक्ट इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटीज इज मैक्सिमम एट। हमने ये कहाँ पढ़ा था, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ा था। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ कब होती थी, एग्जीक्यूशन फेज में, क्योंकि हम क्या करते थे उसमें जो हमने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट की थी, तैयार की थी, उसको फिजिकल शेप देते थे, मतलब उसे रियलिटी में लेकर आते थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन ए प्रोजेक्ट द स्कोप इज डिफाइंड बाय। अब बताइए प्रोजेक्ट का स्कोप कौन डिफाइन करता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो विजन है, वो कौन डिफाइन करता है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टीम मेंबर, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑप्शन सी स्टेक होल्डर एंड ऑप्शन डी कस्टमर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कस्टमर। ऑब्वियसली चीज़ है, आप कस्टमर को ध्यान में रखकर अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 3 की कंस्ट्रेंट ऑन ए प्रोजेक्ट आर। ऑप्शन से ऑप्शन ए बजट क्वालिटी स्कोप, ऑप्शन बी बजट रिसोर्सेस एंड रिस्क, ऑप्शन सी क्वालिटी रिसोर्स रिस्क एंड ऑप्शन डी है बजट शेड्यूल स्कोप। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, एस कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन। जो एस कर्व है वो कौन से वाई एक्सिस पे क्या आएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। ऑप्शन से ऑप्शन ए इन्फ्लुएंस ऑफ कॉस्ट वर्सेज प्रोजेक्ट टाइम या फिर फेज, ऑप्शन बी लेवल ऑफ एफर्ट वर्सेज प्रोजेक्ट टाइम ऑब्लिक फेज, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर वर्सेज प्रोजेक्ट टाइम ऑब्लिक फेज एंड ऑप्शन डी पोटेंशियल टू एड वैल्यू वर्सेज प्रोजेक्ट टाइम ऑब्लिक फेज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो एस कर्व है हम प्लॉट करते हैं क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर वर्सेज प्रोजेक्ट टाइम और फेज।
Question number 7. Consider the following phase of project management. First, identification. Second, formulation. Third, appraisal. And fourth, implementation. Which of the above phases are relevant sequentially? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये जो क्वेश्चन था ESE 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8. विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट इज इनकरेक्ट? स्टेटमेंट फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, ए प्रोजेक्ट इज नॉन रिपीटेड वर्क एफर्ट विच क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट सर्विस ऑन रिजल्ट। ऑप्शन बी, project stakeholder is someone who is positively or negatively impacted by a project. Option C, project charter is created by project sponsor in closing phase which has overall result of project. And option D, project scope baseline include WBS work breakdown structure dictionary, WBS एंड स्कोप स्टेटमेंट। हमसे पूछा क्या गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कई बार स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो इनकरेक्ट इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रोजेक्ट चार्टर है इनिशिएशन फेज में हम प्रिपेयर करते हैं, जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है इनिशिएशन फेज में इसे डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ऑप्शन बी मेथड ऑफ सोशल बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, ऑप्शन सी मेथड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट, एंड ऑप्शन डी मेथड ऑफ फाइंड आउट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10. Risk is defined as option A negative event that may occur on a project, option B a positive event that may occur on a project, option C an event that may disrupt the team on a project, and option D both A and B। रिस्क क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। क्वेश्चन नंबर 11. रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट इज डन। ऑप्शन है ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी ड्यूरिंग द फुल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कंटिन्यूसली, एंड ऑप्शन डी एट द एग्जीक्यूशन फेज ओनली। जब हमने फर्स्ट स्लाइड देखी तो हमने तभी डिसाइड किया था कि जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे कंटिन्यूसली हम रिस्क का असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूरिंग द फुल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कंटिन्यूसली। क्वेश्चन नंबर 12. The document containing information about identified project risk, security and solution is called। ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोजेक्ट चार्टर, ऑप्शन बी स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ऑप्शन सी लॉग रजिस्टर, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? रिस्क रजिस्टर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिस्क रजिस्टर। जो है वो इन्फॉर्मेशन सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, आइडेंटिफाई करता है प्रोजेक्ट की रिस्क को, इसकी सिक्योरिटी और इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 13. यू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वॉन्ट्स टू डू डिमांड फोरकास्ट फॉर यू न्यू प्रोडक्ट। विच टाइप ऑफ फोरकास्ट विल यू डू टू एनालाइज द मार्केट? अगर आप खुद को प्रोजेक्ट मैनेजर मानते हैं तो मार्केट एनालिसिस करने के लिए कौन सा फोरकास्टिंग की टेक्निक आप यूज़ लेंगे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्वालिटेटिव, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी एनी वन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन डी ए मूविंग एवरेज मेथड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वालिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 14. द प्रोजेक्ट अप्रेजल इज कंडक्टेड ड्यू टू द रीजन डेट। Statement first, the sponsor might wants to know financial return possibilities. Option second, the sponsor might wants to know feasibility of the idea. Statement third, team members qualification is checked whether they can perform accordingly. And statement fourth, the delivers are delivered according to the scope। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 15. द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन इक्विपमेंट इज 40,000 रुपीज़। इट्स सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years इज 5,000 रुपीज़। इट्स बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विल बी। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में क्या गिवन है? ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है इक्विपमेंट की 40,000 रुपीज़, इसके सेल्वेज वैल्यू गिवन है 5 years के लिए 5,000 रुपीज़, और हमें फाइंड आउट करना है
2 ईयर्स के लिए इसकी जो बुक वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुअल हमें डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अभी प्रेजेंट वैल्यू होती है मनी की, वो हमेशा डिक्रीज होती जाती है ड्यू टू द इन्फ्लेशन और रिस्क इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो एनुअल डिप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 5। तो हर साल कितना डिप्रिशिएशन हो रहा है, 7,000 रुपये का। देन हमें बुक वैल्यू निकालनी है 2 सालों के लिए। तो हम क्या करेंगे, 7,000 मल्टीप्लाई बाई 2 14,000, 40,000 से उस 14,000 को माइनस कर देंगे 26,000। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26,000। थैंक यू गाइस, ऑलवेज रिमेंबर सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू डेट काउंट्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।